शीतल एक कुशल गृहिणी थी। वह अपने पति के साथ लखनऊ शहर में रहा करती थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी कुछ साल पहले ही कर दी थी। बेटा भी शादी करने लायक था। वह और उनके पति राम सेवक जी अपने बेटे के लिए एक सुशील, पढ़ी लिखी, सुंदर लड़की की तलाश कर रहे थे। कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें एक लड़की के बारे में बताया तो शीतल जी और राम सेवक जी और उनका बेटा वैभव उस लड़की को देखने के लिए गए। उस लड़की को देखने के बाद वैभव ने शादी के लिए हाँ कर दी कि उसे वह लड़की पसंद है। कुछ ही दिनों में वैभव और अनुष्का की शादी धूमधाम से हो गई। अनुष्का अपने ससुराल में बहू बनकर आ गई। जब वह विदा होकर आ रही थी तब शीतल जी ने अपनी समधन से कहा था कि हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं, हम इसे बेटी बनाकर रखेंगे। कुछ समय बीतता गया। अनुष्का घर के किसी काम में अपनी सास का हाथ नहीं बटाती थी और धीरे धीरे बहू का रवैया भी बदलता जा रहा था। शीतल जी घर का सारा काम करती थी ताकि घर में कोई क्लेश झगड़ा ना हो और शादी को 1 साल होने को आया था। एक दिन की बात थी। शीतल जी 2 घंटे से भूखी प्यासी दरवाजे पर बैठी रो रही थी और अपनी ही किस्मत को कोस रही थी। उनकी आंखों से गिरता एक एक आंसू उनके दर्द को बयां कर रहा था। तभी उनका हाथ अपनी कमर पर गया तो वो दर्द से करा उठी कि तभी, अरे शीतल, इतनी ठंडी में आप दरवाजे के बाहर क्यों बैठी हैं? क्या घर में कोई नहीं है या फिर आपकी बहू ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? हाँ भाई, पढ़ी लिखी और पैसे वाले घर की बहू लाओगी तो ऐसा ही होगा। शीतल जी की पड़ोसन आरती जी कहती है। तभी दूसरी पड़ोसन सरला जी बोली, अरे बहन, अब ये क्या ही बोलेगी? दूसरों के सामने तो बहुत अच्छी बनी रहती है, पर हमारी रसोई की खिड़की की दीवार तो इनकी खिड़की से लगी हुई है। पूरे दिन आवाज आती रहती है। इनकी बहू तो घर का एक काम नहीं करती, सारा काम इनसे करवाती है, ये कहकर कि मैं बड़े घर की बेटी हूँ और आपने ही कहा था कि बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, तो अब झेलो। कोई बहू अपनी सास से ऐसी बात करती है, पर हमें क्या, हमारा तो मनोरंजन हो जाता है। इतना कहकर दोनों हंसते हुए वहाँ से चली गई। उन दोनों की बातें शीतल जी के कानों को चुभ गई और वो सोचने लगी कि क्या वो सच में इतनी कमजोर है। कल तक तो उनकी बहू उन्हें बातों से परेशान करती थी। आज उसे पता था कि शीतल जी मंदिर गई है, तब भी वो घर बंद करके घूमने चली गई। बेचारी शीतल जी अपने साड़ी के पल्लू से अपने आप को ठंडी से बचा रही थी और पड़ोसियों की बातों को सोच रही थी, पर ठंडी इतनी थी कितना बसती। कल की आई बहू उन्हें एक पल भी चैन से नहीं रहने देती थी। उन्होंने निर्णय कर लिया, अब तो अपने लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। सोचते सोचते वो उन दिनों को याद करने लगी जब उनकी बहू नई नई ब्याह कर घर में आई थी और कुछ ही दिनों में अपने रंग दिखाने लगी थी। एक रोज घर में जब कोई नहीं था और शीतल जी आराम कर रही थी, तभी उनकी बहू अनुष्का एक गिलास पानी उनके चेहरे पर फेंकते हुए बोली, मम्मी जी, ओ मम्मी जी, उठो, कितना सोती हैं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और आप हैं कि घोड़े बेचकर सो रही हैं। ये नहीं कि शाम हो गई है तो चाय के साथ कुछ बनाकर ही खाने को दे दूं। पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या सोचकर मेरी शादी आपके घर में कर दी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जल्दी से कुछ बनाकर मुझे खाने को दीजिए, उसके बाद कॉफी बना दीजिएगा। शीतल जी हक्की बक्की अनुष्का को देखते रह गई, क्योंकि वो इतनी चालाक थी। जब भी शीतल जी अपने पति या बेटे को उसके बारे में कुछ बताती तो वो अपने आप को ऐसी सीधी सादी सती सावित्री दिखाती कि कोई उन पर विश्वास नहीं कर पाता। शीतल जी बोली, बहू, कुछ तो मेरी उम्र का लिहाज करो, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। क्या तुम अपनी माँ से भी ऐसे ही बात करती थी और अपनी सोई हुई माँ को ऐसे ही जगाती थी? अनुष्का बोली, ओ हेलो, मेरी माँ से खुद को कंपेयर मत करो। कहाँ मेरी माँ और कहाँ आप, गंवार जैसी दिखने वाली औरत। याद रखना, अगर अपने बेटे और पति को सही सलामत देखना चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूँ करती जाओ, वरना किसी दिन पुलिस में शिकायत कर दूंगी कि तुम्हारा बेटा मुझे मारता पीटता है और तुम्हारा पति मुझ पर बुरी नज़र डालता है, तो जेल में दोनों सड़ेंगे और पुलिस को आने में देर नहीं लगेगी। अब जाओ रसोई में। इतना कहकर अनुष्का मोबाइल चलाने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब 1 साल हो गया। कैसे कोई यकीन करता कि 12 महीने पहले आई नई बहू अपनी सास को इतना परेशान कर सकती है। धीरे धीरे शीतल जी के पति राम सेवक जी को भी दिखने लगा। एक दिन जब शीतल जी अपनी कमर में मलहम लगा रही थी, तब राम सेवक जी ने अचानक से देख लिया और जब राम सेवक जी ने पूछा तो शीतल जी की आंखों में आंसू आ गए
और वो बोली, क्या बताऊं। एक दिन अनुष्का ने मुझसे कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। मुझे चाय बनाने में थोड़ी देर क्या हो गई, उसने मेरे ऊपर चाय का भगोना उड़ेल दिया, जिस कारण मेरी कमर जल गई। मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया, अगर पता चला कि ये कैसे चली, अगर आप या वैभव कुछ कहते तो वो आप दोनों को जेल भिजवा देगी। कहते कहते शीतल जी रोने लगी। राम सेवक जी बोले, मुझे माफ कर दो शीतल, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। उल्टा मैं तुम्हें ही समझाता था कि बहू के साथ बेटे जैसा व्यवहार रखो। आज भी मुझे याद है वो दिन जब उस रात तुमने मुझे कहा था। कहते कहते राम सेवक जी और शीतल जी उस दिन को याद करने लगे। पहली बार शीतल जी ने राम सेवक जी से अनुष्का की शिकायत की थी। सुनो जी, देखो ना, शाम के 5 बज गए हैं। अनुष्का अभी तक अपनी सहेली के घर किटी पार्टी से लौटकर नहीं आई है। न जाने इतनी देर ये लोग क्या करती हैं। सुबह के 11 बजे गई थी, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। कई बार फोन लगा चुकी हूँ, लेकिन फोन भी नहीं उठाती है। बहू की यह आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैं कह रही हूँ, अगर अभी इसे नहीं समझाया गया तो न जाने ये आगे क्या करेगी। आप लोग तो घर में रहते नहीं हैं, रहना तो मुझे है इसके साथ। राम सेवक जी ने गर्दन घुमाई और घड़ी की तरफ नजर डाली तो बोले, सच में देर तो हो गई है, अब तक तो बहू को आ जाना चाहिए था। ऐसा करो, वैभव से फोन करके पूछ लो, शायद उसे पता हो। शीतल जी बोली, आप भी हद करते हैं, वो दफ्तर में होगा, उसे क्या मालूम कि बहू सुबह से निकली हुई है, बेकार में परेशान होगा। आप भी ना। राम सेवक जी टीवी पर न्यूज़ देखने लगे। इधर शीतल जी दरवाजे से कमरे और कमरे से दरवाजे तक चक्कर लगाने लगी और सोचने लगी कि अभी 2 महीने पहले ही तो अपने इकलौते बेटे वैभव के साथ शादी कर अनुष्का इस घर में आई है, पर बहू जैसी कोई बात नहीं उसमें, हर बात में अपने ही चलाती है। जब उसे देखने गए थे तब तो उसकी माँ ने बहुत तारीफ की थी। यही सोचकर राम सेवक जी और शीतल जी ने हाँ कर दी थी कि लड़की परिवार में रहती है, संस्कारी होगी। पर कहते हैं ना, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। वैसी ही हालत अनुष्का की थी। जब शीतल जी अनुष्का को देखने गई थी तो बहुत खुश होकर बोली थी कि हम तो इसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। कहने और करने में फर्क होता है। इस बात को अनुष्का खुद नहीं समझ पाई और शादी के बाद उसने भी बहू जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाए। घर में लोअर टी शर्ट पहनना, जब चाहे पार्टी करना, किसी भी समय बाहर से खाना ऑर्डर कर देना, घर के काम ना करना और सबसे बड़ी बात शीतल जी से छोटी मोटी बातों पर बहस कर लेना, ये तो उसके लिए आम बात हो गई थी कि पति और ससुर के सामने बस वो बहस करती, पर सास पर अत्याचार तो उनके पीछे से करती थी, जो आज तक किसी को पता भी नहीं चल पाया था। शीतल जी समझाती थी तो अनुष्का उल्टा जवाब दे देती, और जब कोई इधर उधर नहीं रहता तो अपनी सास पर हाथ भी उठा देती और कहती, मैं तो आपकी बहू हूँ, इसीलिए मेरे साथ आप हमेशा ऐसा व्यवहार करती हैं। क्या आप अपनी सगी बेटी को इतना रोकती? आप जब मुझे देखने आई थी तब तो कहती थी कि तुम्हें बेटी बनाकर रखूंगी, अब क्या हो गया? शीतल जी घर में शांति बनी रहे इसीलिए चुप रह जाती। राम सेवक जी से बोलती तो राम सेवक भी उन्हीं को समझा देते और कहते, अरे अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, थोड़ा सब्र रखो। एक रोज शीतल जी ने जब वैभव से कहा तो वैभव बोला, मम्मी आपके जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। पहले बहू सिर्फ बहू होती थी, पर आजकल बेटी जैसी ही होती हैं। थोड़ा वक्त दो, वो भी समझ जाएगी। शीतल जी को लगा जब पति और बेटा दोनों कह रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए, पर आज तो हद ही हो गई। सुबह वैभव और राम सेवक जी के ऑफिस जाने के बाद ही अनुष्का अपनी सहेली के घर निकल गई, लेकिन अभी तक नहीं आई। शीतल जी चिंता में थी। अचानक राम सेवक जी बोले, एक कप चाय मिलेगी? तभी शीतल जी का ध्यान टूटा और वो बोली, आपको चाय की पड़ी है? भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण है? आने दो बहू को, आज तो साफ साफ बात करके रहूंगी। शीतल जी बड़बड़ाने लगी। इतने में वैभव भी घर आ गया और बोला, क्या बात है मम्मी, ऐसे क्यों बैठी हो, किसका इंतजार कर रही हो? राम सेवक जी मजाक करते हुए बोले, हाँ भाई, हमारा तो आज तक इस तरह से इंतजार नहीं किया। राम सेवक जी की बातों पर शीतल जी ने उन्हें घूरते हुए देखा और बोली, आप लोगों को मजाक सूझ रहा है। यहाँ शाम हो चुकी है लेकिन बहू अभी तक घर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ रह गई। कहकर तो गई थी थोड़ी देर में आती हूँ। वैभव बीच में बोला, अरे मम्मी, इसमें नाराज होने की क्या बात है, कोई काम आ गया होगा, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, आ जाएगी। शीतल जी गुस्से में बोली, आ जाएगी से क्या मतलब है? आजकल जमाना कितना खराब है, पता है क्या?
कब से फोन लगा रही हूँ, कम से कम फोन उठाकर जवाब तो दे सकती थी। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? तभी राम सेवक जी ने बात को संभाला और बोले, ठीक है, तुम दोनों माँ बेटे बैठकर बातें करो, मैं चाय बनाता हूँ, फिर सब मिलकर चाय पियेंगे। खाना तो बनाओगी ना श्रीमती जी? वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा। राम सेवक जी की बात सुनकर शीतल जी बोली, हाँ, वो तो मुझे ही बनाना है, और कौन बनाएगा। सब बातें कर रहे थे, इतने में बाहर एक गाड़ी रुकी, उसमें से अनुष्का उतरी। आते ही सोफे पर बैठते हुए बोली, आज तो सचमुच बहुत थक गई हूँ, पर किटी पार्टी करके मजा आ गया। तब शीतल जी बोली, बहू तुम बोल कर गई थी कि थोड़ी देर में आ जाऊंगी, और तुमने तो पूरा दिन ही लगा दिया। शीतल जी का इतना पूछना हुआ कि अनुष्का उन पर भड़कते हुए बोली, आप कौन होती हैं मुझे रोकने वाली? मेरी माँ ने तो मुझे कभी नहीं रोक टोक की, और आप ही तो कहती हैं कि मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ। क्या बेटी को कोई ऐसे रोकता टोकता है? बहू, और मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ, तुम फोन उठा क्यों नहीं रही थी? भला ये कोई बात हुई? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। अनुष्का बोली, मम्मी जी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, पार्टी करने गई थी, लौटकर तो घर ही आती ना। अब बार बार फोन पर फोन किए जा रही थी, कितना खराब लग रहा था मुझे अपनी सहेलियों के सामने, इसीलिए मैंने फोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और इसमें इतना बिगड़ने वाली कौन सी बात है? अरे बहू, एक बार फोन करके बता तो देती, कम से कम मेरी टेंशन कम हो जाती। ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। मायके में तुम बेफिक्र होकर रहती थी, मन किया तो काम किया, नहीं किया तो छोड़ दिया। दो भाभियां हैं तुम्हारी, सब संभाल रही हैं, पर ये तो तुम्हारा ससुराल है। तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला और बुरा तुम्हें ही तो सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारियों को कब उठाओगी? मैं आज हूँ, कल नहीं, सब कुछ तुम्हें तो संभालना है। अनुष्का धीरे से बोली, कल की जगह आज ही मर जाओ तो अच्छा है, पर मरती कहाँ हो? देखिए मम्मी जी, फिर तो आपको शादी से पहले ये नहीं बोलना चाहिए था कि हम तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरी मम्मी ने भी नहीं की थी, जितना आप टोकती रहती हैं। मुझे नहीं बैठना आप लोगों के साथ। इतना कहकर अनुष्का पैर पटकते हुए कमरे के अंदर चली गई। शीतल जी उदास होकर बेटे की तरफ देखी तो बेटा उल्टा माँ को ही समझाने लगा, क्या मम्मी आप भी हर समय उसके पीछे पड़ी रहती हैं? अरे इतना परेशान करोगी तो एक दिन वह आपके पीछे पड़ जाएगी। फिर मुझसे शिकायत मत करना कि देखो बेटा बहू मुझे मारती पीटती है। अरे शांत रहो, क्यों सास बन रही हो? और 8 ही तो बजे हैं, आ तो गई ना टाइम से। यही आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह से बात करती? अपनी बात पूरी करके वह भी अपने कमरे में चला गया। शीतल जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से वह कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर राम सेवक जी बोले, शीतल तुम्हें नहीं लगता कि तुम अनुष्का की सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो भी हुआ, क्या उससे घर की शांति भंग नहीं होगी? बेवजह क्यों बवाल करती हो? शीतल जी बोली, आपको भी यही लगता है कि गलती मेरी है? बहू का यूं लेट तक आना, मेरा फोन ना उठाना, घर की कोई जिम्मेदारी ना लेना, यह गलत नहीं है। अरे क्या आपकी बेटी अगर इतनी रात को बाहर रहे तो आपको चिंता नहीं होगी? मैं भी तो उसे बेटी ही मानती हूँ, पर उसने मेरी बात का तो गलत अर्थ निकाल लिया, और वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है मैं आपको बता भी नहीं सकती। घर में शांति बनाए रखने के लिए मैं कितना कुछ सह रही हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। कहते कहते वह रोने लगी। राम सेवक जी बोले, अरे तुम छोटी सी बात को क्यों बड़ा बना रही हो? अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो। कहते कहते राम सेवक जी चुप हो गए, पर उनकी ये बात शीतल जी के दिल पर जा लगी। शीतल जी उदास होकर अपना फोन लेकर बरामदे में आकर बैठ गई और अपनी भाभी से अपने मन की बातें करने लगी। तो भाभी बोली, देख शीतल, बहू और बेटी के बीच में फर्क तो होता है, ये बात अनुष्का को समझनी ही पड़ेगी। और रही बात नंदोई जी और वैभव की, जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएगा? तेरे पति और बेटे के सारे काम तो कर देती है, इसीलिए उन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा कि अनुष्का घर का काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियां समझती है या नहीं। तुम्हें खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा, तभी तुम खुद की मदद कर सकती हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? अपनी भाभी की बात शीतल जी को समझ में आने लगी। उन्होंने थोड़ी देर में फोन रख दिया। मन ही मन न जाने उन्होंने क्या फैसला लिया और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर एक बैग में अपना सारा सामान रखा, दवाई रखने लगी। शीतल जी को सामान पैक करते देख राम सेवक जी बोले, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? शीतल जी बोली, हाँ मैं अपने मायके जा रही हूँ।
भाई बहुत दिनों से बुला रहा था तो सोची कुछ दिन वहीं रह आती हूँ। वैसे भी यहाँ मेरी किसी को जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर राम सेवक जी हैरान होते हुए बोले, अरे अचानक मायके जाने की क्या पड़ी है, और अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया, रोटियां कौन सेकेगा। शीतल जी एक पल को भाभी को याद करने लगी, फिर बोली, अरे आपकी लाडली बहू है ना, उससे बोलो अब क्या हमेशा जिम्मेदारी मैं ही निभाती रहूंगी। राम सेवक जी बोले, अच्छा तो तुम्हें मेरी वो बात बुरी लग गई, इसीलिए तुम ये नाटक कर रही हो। शीतल जी बोली, इसमें नाटक की क्या बात है, अगर मैं अपने मायके जाती तो क्या मेरी बेटी मुझे रोकती, मेरे पीछे से तो वही पूरा घर संभालती। यही तो कुछ देर पहले आप मुझे समझा रहे थे ना। राम सेवक जी बोले, अब तुम बेवजह की बातें कर रही हो। शीतल जी ने राम सेवक जी की बात को पूरा होने नहीं दिया और चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। इतने में वैभव और अनुष्का भी बाहर आ गई। अनुष्का ने आते ही कहा, मम्मी खाना बन गया। तभी माँ के हाथ में बैग देखकर पूछा, आप कहीं जा रही हैं क्या? शीतल जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे मामा जी के घर जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे बुला रहे थे, इसीलिए सोचा थोड़ा मूड बदल जाएगा। इतना कहकर शीतल जी बिना किसी से कुछ बोले वहाँ से चली गई। शीतल जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों से लगी थी। वैभव ने अनुष्का की तरफ देखा और कहा, अब अनुष्का बोली, अब क्या, मैं भी थक कर आई हूँ, आज तुम खाना बना लो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके तो गई होगी, तुम्हें सिर्फ रोटी ही तो बेलनी है, चलो मैं सब्जी निकाल देती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में आई। फिर वैभव रोटी बेलता गया और अनुष्का अपना खाना खाकर चुपचाप रसोई से निकल गई और कमरे में जाकर सो गई। यहाँ तक कि ना रसोई साफ की और ना ही बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह के 9 बज गए, लेकिन किसी की नींद नहीं खुली। अचानक वैभव हड़बड़ा कर उठा और अनुष्का को जगाते हुए बोला, अनुष्का जल्दी उठो, सुबह के 9 बज चुके हैं, आज तो बहुत देर हो गई, अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाऊंगा। पता नहीं पापा भी उठी हैं कि नहीं, तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ। वैभव भागता हुआ पिता के कमरे की तरफ गया। इधर अनुष्का चिल्लाने लगी, क्या तमाशा है, मम्मी जी को भी मायके जाना जरूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक खत्म नहीं हुआ है। नींद खराब कर दी मेरी सुबह सुबह, उठकर रसोई में जाकर नाश्ता बनाऊं, अब यही बच गया है मेरी जिंदगी में। वैभव जब राम सेवक जी के कमरे में गया तो वो भी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर अनुष्का रसोई में गई तो रसोई रात की ही बिखरी पड़ी थी, बर्तन जूठे थे, उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या बनाऊं। इतने में वैभव रसोई में आया और बोला, अनुष्का काम वाली का फोन आया था, वो आज नहीं आएगी, इसीलिए घर की साफ सफाई भी तुम्हें ही करनी होगी। अनुष्का चिल्लाते हुए बोली, वैभव मैं ये सब कैसे करूँगी, रसोई बिखरी पड़ी है, रात के जूठे बर्तन पड़े हैं, ऊपर से तुम कह रही हो काम वाली भी नहीं आएगी। पिछले 3 दिन से वो छुट्टी ले रही है और कितनी छुट्टी होगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। या तो तुम यहाँ रहकर मेरी मदद करो, वरना मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। अनुष्का की बात सुनकर वैभव एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया और बोला, अनुष्का मम्मी भी तो ये सब अकेले आज तक संभाल रही थी ना, तुम तो कभी उनकी मदद करने भी नहीं जाती थी। फिर अनुष्का गुस्से में बोली, मुझे नहीं पता ये सब, तुम्हारी मम्मी ने ये सब जानबूझकर किया है, बस मुझे परेशान करने के लिए। अच्छा होता मेरे आने के कुछ रोज बाद ही वो मर जाती। चलो हटो, मैं अपने मायके जा रही हूँ, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे में चली गई। उसकी ये बात जब राम सेवक जी ने भी सुनी तो हैरान रह गए। उनके पीछे उनकी पत्नी कितना कुछ सह रही थी और उन्हें बताने की कोशिश भी कर रही थी, पर वह यकीन नहीं कर रहे थे। शीतल जी सब कुछ करते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी, पर बहू एक दिन भी घर नहीं संभाल पा रही है, जबकि वो और वैभव हमेशा उसकी मदद करते हैं। राम सेवक जी बेटे से बोले, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा, आज तुम घर पर रहकर अनुष्का की मदद करवा दो। इतना कहकर वो बिना चाय नाश्ता किए ही चले गए। इधर अनुष्का ने अपनी मम्मी अनुराधा जी को फ़ोन लगाया और कहा, मम्मी मैं मायके आ रही हूँ। अनुराधा जी बोली, आज अचानक मायके कैसे आ रही हो, सब ठीक तो है ना? अनुष्का बोली, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी सास तो रूठकर अपने मायके जाकर बैठ गई है। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। सच बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। मेरी सास एक नंबर की झूठी निकली। बड़बड़ाती हुई अनुष्का ने कल का पूरा किस्सा अपनी माँ को सुनाया। अनुराधा जी बोली, अच्छा तो तुम काम के डर से मायके आ रही हो, तुम्हें तो मेरी जैसी सास मिलनी चाहिए थी,
जो बहू को डांट फटकार कर एक तरफ बैठा कर रखती हैं। खबरदार जो तुम मेरे घर आई तो तुम्हारी बात सुनकर कहीं मेरी दोनों बहू बिगड़ ना जाएं और मेरे सर पर तांडव ना करें। अनुष्का बोली, मम्मी आप मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही हैं। अनुराधा जी बोली, क्यों ना रोकूं, अपना घर संभाल नहीं पा रही हो और मेरे घर में आग लगाना चाहती हो। इज्जत से आओगी तो स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर कभी आई तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद रहेंगे, समझ लो। इतना कहकर अनुराधा जी ने फोन रख दिया। अनुष्का हैरान रह गई कि उसकी माँ उसकी नहीं बल्कि उसकी सास का पक्ष ले रही है। अब तो मजबूरन अनुष्का को घर का काम करना ही था, इसीलिए रसोई में गई और पति को काम करता देख थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और वो भी घर की साफ सफाई में उसकी मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर घर का काम किया, लेकिन उतने में ही दोनों थक गई, इसीलिए दोपहर में खाना बाहर से ही मंगवाया। इधर अनुराधा जी ने शीतल जी को फोन करके अपनी बेटी के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और कहा, समदन जी आपने बिल्कुल ठीक किया। कई बार अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए हम माओं को कड़क कदम उठाने ही चाहिए। आप जो करेंगी बिल्कुल सही करेंगी। शाम होते होते सबको अपनी अपनी गलती का एहसास होने लगा था, इसीलिए राम सेवक जी आते समय शीतल जी को मनाकर अपने साथ घर ले आए। शीतल जी के घर आते ही अनुष्का और वैभव भी उनसे माफी मांगने लगे। आखिर धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया। अब अनुष्का अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती और सारा घर संभालती थी। ये सब देखकर शीतल जी और राम सेवक जी फूले नहीं समा रहे थे। अब घर में सभी लोग हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।